मतलब विद्याकर्म से ऑटिज्म जैसी बीमारियों में आप किस तरीके से राहत देते हो? और ऑटिज़्म ऐसा है, अभी तक वो मॉडर्न एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों हो रहा है। अभी तो लोग बोलते हैं कि कोरोना में हो गया, कोरोना में मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से हो गया, लेकिन इसमें आयुर्वेद बहुत अच्छी तरह से बताता है। एक ही समय में अबंडेंट फ्लड्स ऑफ इमोशंस स्टिमुलस आ रहे हैं, तो आप एक इसमें ध्यान ही नहीं दोगे, दैट इज ऑटिज्म। स्पेशली एमएमआर वैक्सीन जो है, जो उसके देने के बाद ही ये ऐसा हो रहा है, ऐसा समझ में आता है। हाँ, तो उससे होता है नहीं होता, ये तो रिसर्च की बात है, वो कोई रिसर्च करता नहीं उनके ऊपर कि इनमें अगर जाना है आपको मानस विकार में, तो एक बच्चा ठीक होने तक 1 साल जाता है, 1 या 1.5 साल जाता है। ऐसे कम से कम 20 बच्चे देखो आप, तब आप प्रैक्टिस में कर सकते हो। इसी के साथ बहुत सारे बच्चों में अभी बचपन से कर्णबाधिर्य या डेफनेस, ये बहुत बच्चों में आने वाली एक बीमारी है। तो क्या इसका कॉक्लियर इम्प्लांट यही एक अल्टीमेट सोल्यूशन है? क्योंकि मोस्टली अभी एलोपैथिक डॉक्टर तो यही सजेस्ट करते हैं कि या तो आप कॉक्लियर इम्प्लांट लगा दो, उनके पास ज़्यादा कुछ इसमें दवाई नहीं रहती। देखो साइंस इतना आगे गया है ना, कॉक्लियर इम्प्लांट से बच्चों को सुनाई देता है और वो प्रोसीजर करनी चाहिए। तो ये रिजल्ट जो है हर व्यक्ति के हिसाब से रहेगा। कुछ पेशेंट को हम विद्या करने के बाद 15-20 दिन में शांत होना शुरू हो जाते हैं, कुछ पेशेंट को 7-8 महीने लगते हैं। बराबर, बच्चा पैदा होने के बाद स्पीच आने के लिए 2 साल लगता है। तो उसको मेरे पास ऑटिज्म बन के आया है और हम विद्याकर्म कर रहे हैं, और उसको ठीक होने के लिए 7-8 महीने लगा, या डेवलप होने के लिए, अच्छा होने के लिए 1 साल गया, लेकिन वो लैंग्वेज सीखने के लिए और 2 साल जाएगा। तो इनको ऑब्जर्व करना पड़ता है 10-10 साल। अरे सीए के पेशेंट्स में अग्निकर्म करना चाहिए क्या? और करना है तो उनका क्या प्रत्याख्यान करके अग्निकर्म करे कि कैसे विचार करें? रेडिएशन अग्निकर्म का ही रूप है। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट बोल के कैंसर में अग्निकर्म, ये टॉपिक डिस्कस करने जैसा है ही नहीं। मैं हूँ वैद्य वरुण खरे और आप देख रहे हैं आयुर्वेद ब्रॉडकास्ट चैनल। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी और HIE जैसे बीमारियों में विद्याकर्म और अग्निकर्म का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑटिज्म ये ऐसा एक बीमारी है बच्चों में जिसमें पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो जाते हैं सर, कि अगर बच्चे को ऑटिज्म या थोड़ा भी डिलेड माइलस्टोन्स भी दिखे तो माँ बाप की एकदम हालत ख़राब हो जाती है। क्या करे, कि किस डॉक्टर के पास जाए, किस प्रकार की ट्रीटमेंट दे। एपिलेप्सी होती है तो वो बच्चों को एंटी एपिलेप्टिक देते हैं और बच्चा बेचारा एकदम मतलब वो स्लो हो जाता है बच्चा। CP के बच्चे आते हैं या HIE के भी बच्चे अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मैं जब आपके लेक्चर्स देख रहा था इसका सब रिसर्च करते समय, तो अब ये सब व्याधियों में भी अग्निकर्म और विद्याकर्म करते हो, तो ये बहुत मतलब एक शॉकिंग चीज़ लगती है। तो इसका मतलब विद्याकर्म से ऑटिज्म जैसी बीमारियों में आप किस तरीके से राहत देते हो? देखिएगा, ये जो बच्चे होते हैं ना, ये होते समय क्या होता है, ब्रेन का ऑक्सीजन पैदा होते समय कम मिलता है और वो लैंड हो जाता है डिलेड माइलस्टोन में, और वो सेरेब्रल पाल्सी जैसा पेशेंट आगे चले जाता है। कुछ पेशेंट आते हैं जन्म होने के बाद, जब बुखार आता है और उसके इंसेफेलाइटिस बन जाता है, और वो स्पेशल चाइल्ड में चले जाते हैं। और ऑटिज्म ऐसा है, अभी तक वो मॉडर्न एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों हो रहा है। अभी तो लोग बोलते हैं कि कोरोना में हो गया, कोरोना में मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से हो गया, लेकिन इसमें आयुर्वेद बहुत अच्छी तरह से बताता है। आयुर्वेद में ज्वर एक ऐसा व्याधि है जिसमें बताया गया है कि अरती आती है। अगर आपको बुखार आ गया है, 102 आ गया है, तो आप क्या करोगे, रेस्टलेस हो जाओगे। लेकिन वही 102 बुखार 106 तक चले गया तो आप भी ऐसे बात करोगे, लगेगा कि ये क्यों ऐसे बात कर रहा है, असंबंध बात बोलती है उसको। तो ये आप भी कर सकते हो ये उम्र में। तो हमारे ब्रेन में एक वॉचमैन है, गेट कीपर है, वो क्या करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन, होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। तो वो डिस्टर्ब हो जाता है जब आपको बुखार आता है। तो बुखार आने के बाद क्या होता है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब डिस्टर्ब हो गया तो आप असंबंध बातें करो। जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद वो अलग अलग बातें सीखने की कोशिश करता है। जैसे पैदा होने के बाद बात तो नहीं करता, 2 साल लगता है उसको बात करने के लिए, क्योंकि तब तक वो एनालाइज करता है, समझ में लेता है। तो आप यहाँ पे बैठे हो, आपने चप्पल पहनी है, क्या आपको याद था क्या अभी तक? नहीं याद था। आपने यहाँ पे माइक लगाया, याद था क्या? नहीं याद है। आपके खीसे में पैसे है, याद था क्या? नहीं याद है। मैंने आपको बताया तो आपको वो
सेंसेशन आ Right, गई। right. अब मैंने 3 सेकंड पहले चप्पल का बोला था वो आप भूल गए। तो हमारा ब्रेन जो हमें वांटेड और अनवांटेड, नेसेसरी और अननेसेसरी स्टिमुलाई उसको बायफॉरगेट करता है। फिर भी चप्पल भूल गए आप, बराबर। आपके शर्ट का रंग कौन सा है अभी तक पता नहीं था, भूल गए थे ना, ज्ञान चले गया था। आपके पैंट का रंग, फिर चप्पल भूल गए, बराबर ना। ये अननेसेसरी है क्योंकि मन का गुण एकत्व है और एक ही रहेगा और ये आप भूल रहे हो। अब ऐसे भूलते समय क्या होगा, ये आप जानबूझ के नहीं करते हो, हमारा गेट कीपर करता है। अरे दिस इज वांटेड, दिस इज अनवांटेड, दिस इज वांटेड, दिस इज अनवांटेड। तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है। फिर चप्पल भूल गए ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। आपके घर में कौन है, भूल गए, याद ही नहीं है। आपको याद है लेकिन जब तक मैं पॉइंट आउट नहीं करता हूँ तब तक वो प्रकट नहीं होता है। राइट। यहाँ पे ये बॉटल रखी है, यहाँ पे कागज है, यहाँ पे पेंसिल है, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ तो ये सेंसेशन आ रहा है, स्टिमुलस मिल रहा है। ये अगर किसी के नहीं हो रहे तो समझो क्या हालत होगी। एक ही समय में अबंडेंट फ्लड्स ऑफ इमोशंस, स्टिमुलस आ रहे हैं, तो आप एक इसमें ध्यान ही नहीं दोगे। दैट इज ऑटिज्म। अच्छा, बच्चा पैदा हुआ है, अबंडेंट चालू है उसको, यहाँ है, वहाँ ये चालू है, ये देखना है, स्टिमुलस आ रही है तो चक्के को देख रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, उसको कोई वस्तु दिख रही है, कोई मोबाइल रख रहे तो अच्छा लग रहा है, माता बता रहे तो देख नहीं रहा है, आंखें हैं लेकिन कंसंट्रेशन नहीं है, कान है लेकिन सुनाई देता है लेकिन वो सुन नहीं रहा है, उसको टेस्ट समझती है लेकिन खाना कैसा पता नहीं है, उसको स्पर्श का ज्ञान है लेकिन ठंडा गर्म समझता नहीं है, क्योंकि ये अबंडेंस फ्लड्स चालू है उसके ऊपर। क्यों? उसका जो ब्रेन का जो बेस है वो डिफ्रेंशिएट करने वाला मन का एकत्व जो है गुण है वो डिस्टर्ब हो चुका है, और वो होता है ज्वर से, बुखार से होता है। लेकिन ये बच्चों को तो बुखार की हिस्ट्री नहीं मिलती है। तो मैक्सिमम ऐसे कुछ वैक्सीन हैं, स्पेशली MMR वैक्सीन जो है, जो उसके देने के बाद ही ये ऐसा हो रहा है, ऐसा समझ में आता है। राइट। तो उससे होता है नहीं होता ये तो रिसर्च की बात है, वो कोई रिसर्च करता नहीं उनके ऊपर, जो ज़रूरत है ज़रूरत नहीं वो देखते नहीं। लेकिन 100 में से 10 बच्चों में ये जो पैथोलॉजी होती है कि वो उनका माइंड वो सेलेक्टिव कर ही नहीं पाता। तो ऐसे समय में विभ्रम अवस्था आती है मन की, और मन जो है, मन का एकत्व जो गुण है उसके हिसाब से वो एक संवेदना नहीं ले पाता। फिर चप्पल भूल गए ना आप, बराबर ना, एक संवेदना नहीं ले पाता। आप मेरा सुन रहे हो एक ही है, आपको कल अगर कोई आपके दोस्त ने, आपकी माता ने कुछ बोला है उसके बारे में सोचना, हमारे पास थॉट्स ही नहीं हो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ वो एक ही थॉट है। आप किसी कोई सुन रहा है अभी हमें ऑनलाइन, उसको कल क्या करना है ये थॉट्स ही नहीं है। राइट। मैंने अभी बोला तो ध्यान में आ जाएगा। मन का एक ही फोकस रहेगा, एकत्व गुण है मन का। वो बच्चों का लाने के लिए शंख मन का स्थान जो है, हमें ब्रेन पे, ऑटिज्म का ब्रेन नॉर्मल रहता है, करेक्ट, हमें मन के ऊपर करना पड़ता है, और मन का स्थान भ्रू मध्य और हृदय ये बताया गया है। अब हृदय और शंख तालु के अंदर जो मन है उस वहाँ तक वो संवेदना नहीं जा रही। संवेदना कैसी जाती है आप देखते कैसे हो, नेत्र व स्रोतस, कर्ण व स्रोतस, शब्द व स्रोतस, गंध व स्रोतस, स्पर्श व स्रोतस और रस व स्रोतस, ये चारों स्रोतसों का संगम श्रृंगाटक बर्म को कहा है। वहां से संवेदनाएं शंख तक जाती है और फिर मन को जाती है, भ्रू मध्य या हमारे मन को। तो ये देखिएगा, कभी भी ज्वर आया है शंख प्रदेशी वेदना और मृत्यु, विश्व वेग में शंख प्रदेशी वेदना और मृत्यु। ये जो मन की अवस्था और हमारी इंद्रियों का संपर्क है, ये शंख मर्म से जाता है। इसीलिए जब ये संबंध टूटता है तो मृत्यु आती है, ऐसा कहती है। और इन बच्चों में यही होता है। उसके इंद्रिय की मृत्यु है, आंख है उसको, लेकिन उसको पता नहीं, आई कांटेक्ट नहीं, किसी को देख नहीं सकता है। तो ये ठीक करने के लिए शंख, केशांत और भ्रू मध्य ये वेदन कर्म हमारे ग्रंथ में दिए हैं। वहां से हम शुरुआत करते हैं। और क्या होता है, ये फोकस बच्चे के आना शुरू हो जाते हैं और वो धीरे 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 जगह पे आना शुरू हो जाता है। तो क्या सर CP का बच्चा हो गया, ADHD हो गया, हाइपर एक्टिव हो गया, इन सब बच्चों में भी इसी प्रकार से विचार करके ट्रीटमेंट करनी चाहिए? जो व्याधि है, जो हेतु है, वो तो डायग्नोसिस हो गया, हम क्यों हुआ है वो देखेंगे। किसी का बुखार की वजह से होता है, किसी का ऑक्सीजन कम होने की वजह से होता है, किसी का हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज कम हो गई उसकी वजह से होता है। तो ये सारे इसमें वायु, पित्त, वात, पित्त, कफ से डिवाइड करेंगे, जो जिसको लगेगा वो करेंगे। करेक्ट। जैसे बड़ों में पैरालिसिस होता है, ये छोटे में है, बड़ों में हाफ पार्ट होता है, इसमें पूरा पार्ट है।
यो बालक पादाभ्याम न गच्छति, 1 साल का बच्चा है जो चल नहीं पाता है वो फक्का में आ जाता है। करेक्ट। मेरा बच्चा चलता नहीं तो फक्का की चिकित्सा आ जाएंगी, ज्वर हो के गया ज्वर की चिकित्सा आ जाएंगी, जॉन्डिस हो गया फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और उसकी वजह से दिक्कत शुरू हो गई तो मेरा ये हो जाएगा। अगर पोलियो हो चुका है तो मेरी ज्वर की चिकित्सा आ जाएंगी, एन्सेफेलाइटिस हो चुका है ज्वर की वजह से मेरी जीर्ण ज्वर की चिकित्सा आ जाएगी। उसमें भी साध्य सुख साध्य कष्ट साध्य ये सब आता है। हाँ। आयुर्वेद का है तो आयुर्वेद के सिद्धांत तो सारे उसमें आ जाएंगे। हाँ, अच्छा। तो फिर मतलब पेशेंट के अनुसार ही पॉइंट्स लेने पड़ते हैं, शरीरम पुरुषम वीक्षय, व्यक्ति व्यक्ति देख के संप्राप्ति देख के ही काम होगा। नहीं तो कितना अच्छा होता मैं एक पॉइंट सिस्टम कर देता और वो हर एक पेशेंट करता, पेशेंट घर पे ही करता ना, मैं क्यों करूँ? इतने छोटे बच्चों को उठा के लाना, वेटिंग में बैठना। करेक्ट। मैं जब जाता हूँ 70 से 80 बच्चे रुके हुए रहते और रात में मेरे 10-11 बजे क्लिनिक पे आके देखिएगा पूरे कॉर्नर पे आपको इतनी भीड़ दिखेगी कि ये क्या चल रहा है या कोई बाजार है का ऐसा लगेगा। लेकिन वो बच्चों का तो मेरा 5 मिनट में खत्म हो जाता है। तो इतना तकलीफ क्यों देना उनको? क्योंकि उनको वो एक्यूरेसी से करना पड़ता है। मैं स्टूडेंट को वही करता हूँ, कहता हूँ कि इनमें अगर जाना है आपको मानस विकार में तो एक बच्चा ठीक होने तक 1 साल जाता है, 1 या 1.5 साल जाता है। ऐसे कम से कम 20 बच्चे देखो आप, तब आप एक प्रैक्टिस में कर सकते हो। क्योंकि उसके फेजेस रहते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, और वो फेज के हिसाब से वो ठीक करने के लिए हमें जाना पड़ता है। पर ग्रंथों में तो ऐसे बताया कि बाल और वृद्ध इसको मर्म और इसमें मतलब नहीं करना है, ऐसे बताया है। बराबर बताया। मर्म पे विद्या कर्म होता ही नहीं, मर्म पे हम करते ही नहीं। मर्म के आजू बाजू रहते। शंख जो बताए, शंख केशांत संधि है वो, राइट, शंख के ऊपर नहीं है। ओके। जो अपांग है, अपांग संधि के ऊपर, अपांग मर्म के ऊपर 1 अंगुली है। विधुर मर्म जो विधुर मर्म के ऊपर लादी अंगुली, 1 अंगुली ऐसा आया है। तो मर्म को तो स्पर्श नहीं करना है। पर विद्या में भी अनर्ह बताया ना बच्चों का, तो नहीं, रक्त मोशन के लिए अनर्ह बताया है। अगर आप 640 ml ब्लड निकाल रहे हो तो अनर्ह है। यहाँ पे ब्लड कितना निकाल रहे हो? 1 ड्रॉप, सो अनर्ह नहीं। अच्छा, आप कर सकते हो बच्चों। ओके। बच्चों में अग्निकर्म आया है। उत्पुलिका छोटा बच्चा है, 3 दिन में अगर पेट फुला है जन्म के बाद, उसको पेट को जलाओ करना आया है, अग्निकर्म आया है। राइट। हाँ, लेकिन जलो का थोड़ी 640 ml निकालेगी, करेक्ट, वो 1-2 ml निकालेगी। तो ये डिपेंड आया है कि रक्त स्त्रावन आप कितना करते हो, क्योंकि रक्तम जीव इति स्थिति, रक्त का स्त्रावन ज्यादा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ सवाल है कि सर बच्चों में जब अग्निकर्म या विद्याकर्म करते हैं तो कुछ अलग से प्रिकॉशन लेना पड़ता है? नहीं, बच्चों में विद्या कर्म अग्निकर्म करते समय एक है कि योगाभ्यास आपने कम से कम 40 से 50 बच्चे के ऊपर करते हुए देखना चाहिए। कम से कम 1-2 स्टेज क्रॉस होने तक। जब तक आपको पता नहीं तो रैंडम करो मत, पहली बात। दूसरी बात है कि वो ब्याज सटीक से करना पड़ेगा। बच्चों को पकड़ना होता है, बच्चे हिलते हैं। ऑटिज्म का बच्चा थोड़ी शांत बैठता है, पहले बच्चे सुई को देख के डरते हैं। तो विद्या कर्म करते समय पेरेंट की काउंसलिंग इंपॉर्टेंट होती है। पेरेंट को बताना होता है मैं आपके बच्चे के ऊपर क्या करने वाला हूँ। अब लंदन की हमारी स्टूडेंट आ गई है, वो इंडिया के बाहर बच्चों को हाथ लगाना ये क्राइम है। कोई डॉक्टर बच्चों को हाथ नहीं लगा सकता है, उसको बाकी देख के सारा करना होता है। तो हम तो पकड़ के विद्या कर्म करने वाले हैं। सो दैट इज द बिग प्रोसीजर। आप इनिशियल प्रैक्टिस में इसमें जाना ही नहीं है। पहले बाकी बड़ों को करो, उसमें करने के बाद इसमें जाने के लिए ट्रेनिंग ले लो। ट्रेनिंग के बाद इसमें पढ़ेंगे। हम खुद आपको बच्चे के ऊपर करने के लिए देंगे। आप हमारे यहाँ पे बच्चे के ऊपर करो, बाद में आपके प्रैक्टिस में करो, तो ही आप में इसमें जाओगे। नहीं तो नीम हकीम खतरे जाना ऐसे बनना नहीं। इसी के साथ बहुत सारे बच्चों में अभी बचपन से कर्णबाधिर्य या डेफनेस ये बहुत बच्चों में आने वाली एक बीमारी है। तो क्या इसका कॉक्लियर इम्प्लांट यही एक अल्टीमेट सोल्यूशन है? क्योंकि मोस्टली अभी एलोपैथिक डॉक्टर तो यही सजेस्ट करते हैं कि या तो आप कॉक्लियर इम्प्लांट लगा दो, उनके पास ज़्यादा कुछ इसमें दवाई नहीं रहती। देखो साइंस इतना आगे गया है ना, कॉक्लियर इम्प्लांट से बच्चों को सुनाई देता है और वो प्रोसीजर करनी चाहिए। लेकिन उसमें आने वाला खर्चा 15 लाख रुपए से 20 लाख तक गया है। अभी हर एक व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता। बराबर। अब कॉक्लियर इम्प्लांट जिनको बोला गया है उनका कॉक्लिया ही डैमेज है या डेवलप नहीं हुआ है। तो ऐसे बच्चे हमारे पास जब आते हैं तो विद्या कर्म अग्निकर्म से उनको हम बताते हैं। जैसे हमारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन मात्रा से उत्पत्ति है, पंच महाभूतों की उत्पत्ति है। देखिए क्या शब्द पहले उत्पन्न हुआ है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध।
तो गंध नासा से आता है, तो नाक की चिकित्सा जल्दी होगी। हाँ, रस जो जिह्वा की उसके बाद में बाद होगी, में होगी। स्पर्श की बाद में होगी, सबसे लास्ट कान की चिकित्सा। कान, इसलिए कान ठीक करने के लिए 1 1.5 2 साल जाता ही है बच्चों को, बड़ों का भी, बच्चों को भी 1 साल जाता ही है, इतना टाइम देना ही पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, हमारे पास बच्चे आते हैं 5 या 6 साल के, हाँ, पहले 3 4 साल तो आते ही नहीं, तो 5 6 साल आते हैं। और वो साल में अगर हम 1 साल रुकते हैं हाँ, तो उसका लर्निंग का 1 साल गया। करेक्ट। वो सुनेगा नहीं तो बात नहीं करेगा, बात नहीं करेगा तो स्कूल में नहीं जाएगा, स्कूल में नहीं जाएगा तो वो आगे कैसे जाएगा। हाँ, तो हम ऐसे बच्चों के लिए क्या कहते हैं, आप अगर कैपेबल हो तो एक कान का कर लो, दूसरा कान मेरे लिए छोड़ दो। हाँ, एक कान का ऑपरेशन करके सुनाई दो, थोड़ा सा कम्युनिकेशन बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा बच्चे को। दूसरा कान में 1 साल में कर देते, तो बाद में 1 2 साल वो मशीन फेंक देता है, ये कान से शुरू हो जाता है उसका। तो लेकिन क्या है, बहुत कठिन ये है बात करने में, हमें तो 1 सेकंड लगा है, लेकिन ये डेली देखना, उसमें व्याधि नहीं होना चाहिए, उसके स्कैन करवाना, MRI में बदल देखना, ये सारा करना, कभी कभी 2 साल चले जाता है। और वो टिकने वाले कम होते हैं, जो टिके हैं उनको रिजल्ट आता है। तो मतलब इस प्रकार की बीमारियों में आपको कम से कम 2 साल रिलीजियसली आपके नज़दीक के वैद्य के पास जाकर करना ही। एक तो हमारे पास आना पड़ेगा, नहीं आयुर्वेदिक वैद्य कहीं भी ढूंढना पड़ेगा, उनके आजू बाजू में, वहाँ पे प्रोसीजर सारी करनी पड़ती है, कर्ण वायु का स्थानीय बस्ती भी करनी पड़ती है, तो सारा करना पड़ता है। फिर भी ये कष्ट साध्य मर्मगत व्याधि है। लेकिन बच्चा है ना, उसका पूरा जिंदगी पड़ा है, जिंदगी भर वो बहरा होने से अच्छा है, डेफ होने के अच्छा है कि उसको 10 फुट से भी अच्छा जगह है, अगर हियरिंग एड से भी अच्छा सुनाई देने लगा तो कितना सही है। एग्जैक्टली। तो अभी थोड़ा सर दर्शकों के सवालों पे आते हैं। अपने फर्स्ट एपिसोड के बाद बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में हमें बहुत सारे सवाल पूछे हैं। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज करके आपके लिए स्पेसिफिक सवाल कुछ बताए हैं, तो थोड़ा अभी उस पर चलते हैं। सर, आप ऑटिज्म और ADHD में कौन सी दवाइयाँ यूज़ करते हो? हाँ, देखो, मैंने जैसे हमारे दूसरे या तीसरे एपिसोड में बताया था, मैं ऑटिज्म ADHD ये पकड़ता ही नहीं। मैं पकड़ता हूँ ज्वर है, मैं पकड़ता हूँ वात विकार है, मैं पकड़ता हूँ उन्माद है, मैं पकड़ता हूँ अपस्मार है। ये ऑटिज्म और विद्याकर्म मेडिसिन ऐसा कभी होगा ही नहीं। हमारा क्या होगा, मैं ये पकड़ूंगा आयुर्वेद के कौन से व्याधि में बैठ रहा है। ओके। ज्वर में है, रक्त पित्त में है, ऐसे हमारे 25 से 30 व्याधियां हैं जिसमें बताया गया है कि मन की अवस्था जगह पे नहीं रहती। तो मैं ढूंढूंगा ना वो, करेक्ट, वो ढूंढ के इस्तेमाल करूंगा। नहीं तो क्या होगा, एक फार्मूला फिक्स हो जाएगा, ऑटिज्म के सारे बच्चों को वही दे दो। ऐसी चिकित्सा कभी सक्सेसफुल नहीं होती है। तो पुरुषम वीक्षा उसमें आ जाते हैं, मौक्तिक कामददा आ जाती है, फलघ्रुत आ जाता है, देहवर्धनम बताया गया बच्चों के लिए, पंचगव्य घृत आ जाते हैं, उसके बाद में महामयूर घृत आ जाता है। अब मयूर तो मिलता नहीं तो कुक्कुट घृत बोलते हैं वहाँ पे। तो अष्टमंगल घृत आया है अष्टांग हृदय में, वो काफ़ी अच्छा काम करता है। अलग अलग प्रकार के रसायन आते हैं, शंख पुष्पी स्वरस आ जाता है, ब्राह्मी स्वरस आ जाता है। व्यक्ति के हिसाब से आ जाएगा, उसके हिसाब से। द्रव्य इंपॉर्टेंट नहीं है, द्रव्य यूज़ करने वाला दिमाग इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे कि ऑटिज्म ADHD इन सभी बीमारियों में मन का जो एकत्वय गुण है वो थोड़ा हिल जाता है, या एकत्वय गुण कम होता है, इसीलिए वो बच्चे डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो अभी डिमेंशिया और अल्जाइमर ये भी एक हमें बहुत ज़्यादा दिखने वाली तकलीफ है, तो क्या उसमें भी उसी प्रकार से विचार करना योग्य रहेगा? शट डाउन हो गए, डिमेंशिया अल्जाइमर से पेशेंट शट डाउन हो रहे हैं। और वो एक क्या हो गया, मज्जा क्षय है, क्षय की संप्राप्ति, वार्धक्य अवस्था है। आपने कभी देखा नहीं होगा 15 साल का बच्चा और वो अल्जाइमर्स में चले गए, नहीं होता है, वो बुढ़ा ही चले जाता है। करेक्ट। लेकिन वहाँ पे ब्रूहन या जो भी औषधियाँ हैं वो वार्धक्य की अवस्था के कारण वहाँ तक पहुँचती नहीं, और वो हम सिर्फ वो जो डीजनरेशन है थोड़ा स्लो कर सकते हैं। क्यूअर तो है ही नहीं उसमें ऊपर, तो वो स्लो होगा। ओके, हम चिकित्सा करें तो उसमें क्यूअर ए फैक्टर आता ही नहीं आता है। हाँ। तो उसमें हमें, क्योंकि उम्र ही हो गई, मतलब वार्धक्य यही है उसका, वार्धक्य के लिए दवाई नहीं रही। राइट। एक और हमारे दर्शक का एक सवाल है, सर, मानस विकार में आप कई बार बोलते हो कि ललाट प्रदेश पे या विधुर मर्म, शंख मर्म पे आपने विद्याकर्म बताया है, तो इसका रिजल्ट कैसे आता है और कितने केसेस में रिजल्ट आता है, इसमें से आप कोई शेयर करना चाहते हो क्या? अभी देखो, अभी कुछ दिन पहले हम जो मानस विकार के बारे में बात करते थे,
तो ऐसे बच्चे हैं मोर देन, मैंने कलेक्शन करना शुरू किया था, तो ये 150 से भी ज़्यादा बच्चे हैं जिनको हमने नॉर्मल स्कूल में शिफ्ट किया है। तो ये रिज़ल्ट जो है हर व्यक्ति के हिसाब से रहेगा। कुछ पेशेंट को हम विद करने के बाद 15-20 दिन में शांत होना शुरू हो जाते हैं, कुछ पेशेंट को 7-8 महीने लगते हैं। लेकिन 7-8 महीने में बच्चा ठीक हुआ क्या? बच्चा ठीक हुआ है, लेकिन वो मिस किया है ना उसने लाइफ के कुछ साल, बराबर। उसने लर्निंग मिस किया है, उसने स्पीच मिस किया है, बराबर। बच्चा पैदा होने के बाद स्पीच आने के लिए 2 साल लगता है, तो उसको मेरे पास ऑटिज्म बन के आया है और हम विद्याकर्म कर रहे हैं, और उसको ठीक होने के लिए 7-8 महीने लगा, या डेवलप होने के लिए, अच्छा होने के लिए 1 साल गया, लेकिन वो लैंग्वेज सीखने के लिए और 2 साल जाएगा। हाँ, तो इनको ऑब्जर्व करना पड़ता है 10-10 साल। राइट। तो मैं तो मेरा बताता हूँ, लेकिन गोप्टे सर के पेशेंट अभी आते हैं, क्या बताता है पता हो, कि मुझे बचपन में ऑटिज्म था, मुझे सर ने ठीक किया, अभी मेरे बच्चे को आप देखिए। ऐसे पेशेंट आते हैं। तो जिनको ऑटिज्म था उनकी शादी हो चुकी, उनके बच्चे के लिए सूर्ण प्राशन के लिए आते हैं बच्चे। तो लेकिन तब ये सोशल मीडिया नहीं था, या कोई रिकॉर्डिंग का नहीं था, लेकिन सर की कैसे पेपर के ऊपर सारा है, सारा लिखा हुआ है, राइट। तो वो हमें मिलता है। जो भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो उसमें अगर पेशेंट को शुगर है या बीपी है, तो इन दैट कंडीशन अपने को अग्निकर्म विद्याकर्म के पहले क्या सोचना पड़ेगा? नहीं, ऐसा थोड़ी रहता है। शुगर के पेशेंट का ऑपरेशन नहीं होता क्या? होता है ना। शुगर पेशेंट का क्वार्टरी नहीं होता है क्या? होता है ना। हाँ। तो क्या प्रिकॉशन ली जाती है? सेप्सिस ना हो, इन्फेक्शन ना हो, हम भी लेना है, खत्म बात। हम प्रॉपर तरीके से करेंगे तो कुछ होगा नहीं। ओके। वो प्रिकॉशन प्रॉपर, वो कॉमन SOPs है, हाँ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो वो करेंगे तो होगा नहीं। ओके। हर्निया में सुश्रुताचार्य ने अग्निकर्म बताया है, तो अग्निकर्म का इस्तेमाल करके क्या वो एक्चुअली इंटेस्टाइन का पार्ट अंदर जाता है और मसल टाइट होते हैं कि कैसे नहीं, वर्क? अभी देखिएगा, आपने पढ़ा होगा तो हर्निया में अग्निकर्म करते समय सुश्रुत संहिता में दिया है कि एक लोकली करना है अर्ध चंद्राकृति शलाका से। दूसरा दिया है अंग विपर्यात, लेफ्ट को है तो राइट के अंगुष्ठ मूल के ऊपर छेदन करना है। पहले छेदन करके वहाँ से जो सीरा कंटरा ऊपर उठा के उसको अग्निकर्म करना है, और उसके बाद में शंख मर्म भी अग्निकर्म। ऐसे 3 अग्निकर्म दिए ग्रंथ में, तो तीनों ग्रहणी को पकड़ के आ जाएंगे। हर्निएशन में अब हम प्रैक्टिकली क्या कहते हैं, हर्नियोग्राफी जो हर्निया का ऑपरेशन रहता है बहुत इजी है, सस्ता भी है। तो वो अगर इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है तो हम उसको अग्निकर्म के पीछे जाते हैं, और पेशेंट की इच्छा है कि वो ऑपरेशन नहीं करना चाहता है तो ही करते हैं। हम पहले ऑपरेशन ही एडवाइस करते, क्योंकि मेश वर्क डालना इतना बड़ा काम नहीं है, 5 मिनट में हो जाता है। तो उसकी प्रैक्टिस इतना ज़्यादा मैं इनको करता है। अब डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, वहाँ पे कुछ स्ट्रैंगुलेट हो रहा है, तो वो सर्जरी ही करनी पड़ेगी, उसको हम इसके पीछे नहीं भेजेंगे। हाँ, मेरे पास आया है 85 साल का व्यक्ति, वो इकोस्प्रिन से लेके सारी दवाई चालू, उसके हार्ट के 4 ऑपरेशन हो चुके हैं, और उसको ऑप्शन ही नहीं है, वो हार्ट ऑपरेशन कर ही नहीं सकता, एनेस्थीसिया लगवा ही नहीं सकता। वो मेरा पेशेंट है, मैं उसको करूँगा, वो खुश, मैं खुश। राइट। बाकी केस में मैं पढ़ता नहीं, क्योंकि वो ऑपरेशन इतना सर्जिकली इजी है, मेश वर्क डालना, पेशेंट कल से ठीक होता है। अगर मैं उसको 3-4 महीने उसको लेंथ लंबा करूँगा तो वो तो मैं अच्छा वैद्य नहीं हूँ। मेरा काम है जल्द से जल्द रुग्ण को रिजल्ट देना। और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है तो आपको ऑपरेशन करना है, हाइड्रोसिल बन रहा है तो ऑपरेशन करना है, रिड्यूस हो नहीं रहा है तो आपको ऑपरेशन करना है। हाँ, इरिड्यूसेबल है, बाकी कर नहीं सकते तो वो हो जाएगा, पेशेंट हो जाएगा। CA के पेशेंट्स में अग्निकर्म करना चाहिए क्या, और करना है तो उनका क्या प्रत्याख्यान करके अग्निकर्म करे कि कैसे विचार करें? अब देखिएगा, CA को अग्निकर्म ही किया जाता है ना, केमोथेरेपी अग्निकर्म का ही रूप है, रेडिएशन अग्निकर्म का ही रूप है, लेकिन हमें एक्सेस मिलने वाले कैंसर्स बहुत कम होते हैं। जैसे अगर आपको लीवर का कैंसर है, हम वहाँ पे अग्निकर्म करने के लिए कैसे जाएंगे, हमें ओपन करके करना पड़ेगा। लंग्स के कैंसर के लिए कैसे जाएंगे, वहाँ जाना पड़ेगा। हमें एक्सेस मिलने वाले कैंसर कौन से होते हैं, एक तो स्किन कैंसर, वो तो ऐसे ही चले जाते हैं, राइट, कट करके या लेजर करके वैसे चले जाते हैं। माउथ कैंसर या टंग के कैंसर है, तो ये अग्निकर्म हम करें तो कैसे करें,
हम करेंगे तो वो कैंसर की थोड़ी सेल्स निकल जाएंगे। तो ये ऐसे पेशेंट में आप जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, हाँ, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या समझी जाती है, केमोथेरेपी, रेडिएशन है, पेट स्कैन करवाना है, वो कहीं फैल नहीं रहा है वो देखना है, चेक करना। उसको सारी चिकित्सा वो फॉलो करने के लिए मैं कहता हूँ। मेरा एक मानना है कि अगर मैं तंग के पेशेंट का कैंसर निकालूँ और कैंसर का सेल्स बचता है नहीं बचता है उसका क्या प्रमाण है, पता नहीं। हाँ, तो वो पेशेंट में मैं ज़्यादा जाता नहीं। अगर सारा हो चुका है, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है पेशेंट को, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट होते हैं, वो ऑपरेट करके चले जाते हैं, लेकिन ये मेटास्टेसिस में जाके आगे मरने ही वाले पेशेंट। राइट। तो ऐसे पेशेंट में लाइफ इजी करने के लिए मैं करता हूँ। ओके। हाँ, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट बोल के कैंसर में अग्निकर्म ये टॉपिक डिस्कस करने जैसा है ही नहीं क्योंकि वो हमें क्या पता हमने कितना जलाया है, हमें इन्वेस्टिगेशन का सहारा लेना ही पड़ेगा ना। बराबर। तो मॉडर्न में जो किया जाता है आजकल, केमोथेरेपी देना, रेडिएशन या सर्जिकल एक्सीजन है, वो दैट इज बेस्ट, क्योंकि इतना काम ही नहीं हुआ है। राइट। आप घुटने के ऊपर आपने मुझे पूछो कि कितने अग्निकर्म किएंगे, तो मैं बताऊंगा 10 लाख के ऊपर मेरे पास अग्निकर्म के है। आप कैंसर के पूछो कि अग्निकर्म कहाँ सीखा है, कौन से आयुर्वेद कॉलेज में दिया है, नहीं, कोई अगर एक दो व्यक्ति वीडियो बना रहे हैं और उस पर हवा कर रहे हैं तो वो मैं नहीं मानता। राइट। मुझे क्या है, पेशेंट स्वस्थ चाहिए, वो पूरी ज़िंदगी जीना चाहिए। मुझे कॉलेज में सिखाया नहीं गया, मेरे कभी गुरु ने किया नहीं, मैंने कभी देखा नहीं। एक पेशेंट से नहीं, मुझे कम से कम 5000 पेशेंट देखने, और उसका इतना सैंपल साइज होने के बाद मैं सोचूंगा। राइट। तब तक मैं नहीं मानता हूँ। बाकी मेरे पेशेंट सैंपल साइज है ना, ऑटिज्म सीपी के पेशेंट मेरे पास 4000 से ऊपर सैंपल साइज। जब तक सैंपल साइज नहीं है तब तक नहीं, मैं स्टेज पे भी नहीं बताता हूँ। जो कर रहे हैं उसको भी बोलता हूँ, भाई वो ये तेरे पास रख, उसकी हवा मत कर। तेरे जब तक 1000 पेशेंट नहीं होते तब तक बोलना नहीं, गुप्ते सर बोलते। कॉर्न के पेशेंट जब तक 1000 पेशेंट नहीं हुए तब तक सर ने बताया नहीं। सही है। हाँ, तो चिकित्सा कर रहे हैं हमें प्रसिद्धि ऐसी नहीं चाहिए कि हम कुछ हवा कर रहे हैं। हम आजकल क्या करते हैं लोग, एक अग्निकर्म कर लिए तो इंस्टाग्राम पे डाल दिया और वो ऐसे वो बताते हैं कि वो 10,000 साल से वही आयुर्वेद कर रहे हैं, बाकी लोग तो मूर्ख है। ऐसा नहीं है। राइट। और एक आखिरी सवाल सर, कि आप आपके प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करना पसंद करते हो? हाँ, देखो, मुझे ना क्वालिटी पे मैं ज़्यादा भरोसा देता हूँ। जैसे एक्यूरेसी विद्याकर में करता हूँ, तैसे क्वालिटी पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। और रसशास्त्र की भी औषधि मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्रूड औषधि भी इस्तेमाल करता हूँ, कंपनियों की भी औषधि इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन जब तक मुझे विश्वास नहीं होता है तब तक मैं वो दवाई इस्तेमाल नहीं करता हूँ। विश्वास कैसे? जब मैं बनाऊँगा और बनाते समय जो कष्ट आते हैं वो कष्ट वो कंपनी फुलफिल कर रही है कि नहीं। जैसे हमने यहाँ पे अभी खरल देखे, वो खरल पे कोई घोटता ही नहीं है, यहाँ पे था, कोई करता ही नहीं। करेक्ट। अब कज्जली बनाते समय समगंध कज्जली चाहिए, लोग 16 गुना गंधक इस्तेमाल करते हैं ताकि ईल्ड ज़्यादा है। तो मैं उसके ऊपर भरोसा कैसे रखूँ? बराबर। चंद्र प्रभावटी है, चंद्र प्रभा में चंद्र प्रभा क्या है यही पता नहीं लोगों को। राइट। बराबर। आरोग्यवर्धन में गोकुल शिलाजित कहाँ से लाओगे? है ही नहीं, तो वो मैं कैसे भरोसा रखूँ उसके ऊपर? बराबर। तो ये प्रश्न आ जाते हैं। अतः आरगवत कपिलावटी है, कंपिलक कहाँ से लाया भाई? कंपिलक 10 पेड़ों का हमने कलेक्ट किया था कंपिलक, तो बना था 100 ग्राम। करेक्ट। तो ये 5-5 किलो आरगवत कपिलावटी दे रहे, तो कंपिलक कहाँ से लाया? राइट। मुझे पता है ना फलरज है वो कितना कठिन काम है वो। शंखपुष्पी है, शंखपुष्पी का स्वरस ही लेना चाहिए। तो मैं शंखपुष्पी सिरप जिसने बनाया मैं लूँ क्यों? ग्रंथ में दिया है शंखपुष्पी स्वरस है युज। राइट। तो मैं मेडिसिन चूज करते समय जो इजीली अवेलेबल है, प्रिपरेशन के लिए इजीली ऑथेंटिक है, करेक्ट, वो इस्तेमाल। जैसे कुपी पक्व रसायन बहुत इजी है बनाने के लिए, अगर कोई अच्छी तरह से काम करता है। अब इसमें पारद लेते समय हिंगुलत्त पारद है, कुछ लोग एक लसेन शुद्ध भवती पारद करते हैं, कुछ लोग अष्ट संस्कार से पारद करते हैं। तो ये तीनों में अलग गुण रहेंगे, करेक्ट। अगर किसी ने अष्ट संस्कार किए हैं उसको पता है कितना कष्ट होता है, बराबर।
तो अगर मेरे सामने मैंने एक बार देख लिया तो व्यक्ति समझ में आ गया, कंपनी फार्मेसी समझ में आ गई, तो मैं उसका पारद लेने के लिए या उसके ड्रग्स इस्तेमाल करने के लिए बिंदास रहता हूँ, मन शांत रहता है। राइट। मकरध्वज है, अभ्रक भस्म है, सारे ये भी जो भी औषधियाँ हैं, कोई कंपनी अच्छी बनाती है, कोई कंपनी का नाम नहीं लेता, लेकिन जब भी मैं देखता हूँ हाँ ये ऑथेंटिक है, खत्म बात, मैं इस्तेमाल करना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, तो सर इस एपिसोड में भी आपने बहुत अच्छे से हमें इनफर्टिलिटी, ऑटिज्म, मानस विकार, ये सारे चीज़ों में अग्निकर्म विद्याकर्म से किस प्रकार से लोगों को रिलीफ दे सकते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से गाइड किया। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद सर। आशा करता हूँ आगे भी आपके साथ बहुत सारे एपिसोड करने में मिलेंगे हमें। धन्यवाद सर। तो आज के एपिसोड में हमें चंद्र कुमार देशमुख सर से ऑटिज्म, सीपी, HIE जैसे बीमारियों में विद्याकर्म और अग्निकर्म से किस प्रकार से चिकित्सा कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिली है। इसी के साथ पिछले कुछ हफ्तों से सर हमें बहुत अच्छी तरह से विद्याकर्म, अग्निकर्म और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है या कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।